हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अब हम लोग ने पहले देख लिया कि कैसे किंगडम्स किंग्स वगैरह इवॉल्व हो रहे थे और कैसे वो लोग अपना जो है प्लेस को बहुत ज़्यादा आगे स्प्रेड करते जा रहे थे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो पार्ट देखने वाले हैं जो कि ऑर्डिनरी पीपल के साथ भी रिलेट होती है, वो है न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज़ की। कि कैसे जो लोग हैं नई नई चीज़ों के बारे में खोज करते जा रहे थे और उनके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आते जा रहे थे। बेसिकली रिलीजन से ही रिलेटेड वो लोग के दिमाग में आइडिया आते जा रहा था। तो यहाँ पे जो अंगा है ना, वो अंगा पहली बार मतलब कोई स्कूल ट्रिप पे जाने वाली होती है। तो उसकी ट्रेन ना पुणे से वाराणसी की तरफ होती है। ओके, तो उसकी मदर भी उसको छोड़ने के लिए स्टेशन आई हुई होती है और वो उसकी टीचर को बोल रही होती है कि देखो, जो बच्चे हैं ना उनको बुद्ध के बारे में भी बताना और सारनाथ भी ले जाना। तो अब हम लोग यहाँ पे बुद्ध के बारे में जानने वाले हैं। ओके, द स्टोरी ऑफ बुद्ध। देखो, गौतम बुद्ध को का जो नाम था ना, जब वो बुद्ध नहीं बने थे तब उनका नाम था सिद्धार्थ। ओके, और ये बुद्धिज़्म के फाउंडर है, मतलब इन्होंने बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस करवाया पीपल से। ओके, और इनका जन्म ना 2500 साल पहले हुआ था। ओके, और वहाँ पे जो भी जितने भी जो रैपिड चेंज हो रहे थे, मैंने आपको बताया कि कैसे जो है किंग्स वगैरह इन्वॉल्व कर रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही थी पीपल की लाइफ में। जैसे कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 में देखे थे कि कैसे जो है आधे से ज़्यादा जो किंग जो जनपद से महाजनपद बन गए थे और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, और जो वहाँ पे न्यू न्यू कैपिटल्स वगैरह बन रहे थे, तो उस सिटी जो है और ज़्यादा डेवलप कर रही थी। और लाइफ लोगों की कैसे चेंज हो रही थी विलेज में भी, सिटी में तो हो ही रही थी, विलेज में भी हो रही थी। ये हम लोग ने पिछले 5 चैप्टर में देखी है। ओके, बहुत सारे जो थिंकर्स थे, ओके, जिन लोग को सोचने की बहुत ज़्यादा वो होती है, तो वो लोग ट्राई कर रहे थे कि समझने की कि जो इतना चेंज है सोसाइटी में वो कैसे हो रहा है, और उनको ये भी जानना था। वो ये भी कोशिश कर रहे थे कि हम जो यहाँ पे आए हैं तो हमारे जीने का इस मतलब जो अर्थ में उस जीने का मकसद क्या है। ओके, क्योंकि एक दिन तो सबको मर जाना है, तो फिर हम आते ही क्यों हैं। तो फिर इसलिए ना बहुत सारे लोगों के मन में ये आया था। तो बुद्धा जो है ना, जो गना मैंने आपको बताई थी, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो उनको हम लोग गना बोलते थे। ओके, फिर वो लोग जनपद से बने, फिर महाजनपद बने। ओके, तो जो वो बुद्ध वाले हैं ना, जो बुद्ध है वो गना छोटे से ग्रुप ऑफ गना से बिलोंग करते थे, जिनका जो उस गना का जो नाम था वो सक्य था। ओके, और वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय देखो, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे करके डिवाइड किए थे ना ब्राह्मण लोग, तो वो क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। ओके, और वो बहुत छोटे थे तब वो अपना जो घर छोड़ दिए थे, ये सोचने मतलब नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए वो जो है अपने घर को छोड़ देते हैं। बहुत सालों तक वो इधर उधर घूमते रहते हैं, ताकि वो जो है उनका जो मतलब कि जो सर्च ऑफ नॉलेज है उसके लिए वो बहुत साल तक घूमते रहते हैं। ओके, फिर वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे थिंकर से मिलते हैं, लेकिन फिर फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना पाथ जो है खुद ही उस पाथ पर चलेंगे और अपना पाथ जो है खुद ही बनाएंगे। जो रियलाइजेशन होती है फिर वो ये सारी चीज़ें जो है मेडिटेट करके बहुत सारे दिनों तक मेडिटेट करते हैं। जो बौद्ध गया में एक पीपल ट्री है ना, उसके नीचे बैठकर, जो बिहार में बौद्ध गया वहाँ पे जो पीपल ट्री है उसके ऊपर बैठकर, उसके जो नीचे बैठकर जो बुद्ध हैं वहाँ पे बहुत सारे दिन तक मेडिटेट करते हैं और फाइनली जो है उनको एनलाइटमेंट मिल जाती है। एनलाइटमेंट मतलब तो हम लोग को जो नॉलेज होती है, जो हमारी नॉलेज अबव द लेवल पहुँच जाती है, जो हमको सब चीज़ें समझ में आने लगती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसको एनलाइटमेंट बोलते हैं। ओके, और उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हो गई थी, उसके बाद जो है वो सिद्धार्थ नहीं रह गए थे, अब उनको बुद्ध कहलाने लगे वो, या तो फिर एक वाइस मैन। ओके, उसके बाद क्या है, वो सारनाथ गए जो कि वाराणसी के पास में ही है। वहाँ उन्होंने पहली बार जो है सारनाथ में अब मतलब लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताया और उन्हें सिखाया। ओके, उनकी जो पूरी जो लाइफ है ना, वो चलने पर मतलब वो चलते थे और पूरी लाइफ वो ट्रैवलिंग करते रहे, प्लेस टू प्लेस जाते रहे, लोगों को बताते रहे, टीच करते रहे उन्हें, और फिर वो लास्ट में उनको निर्वाणा मिल गया, मतलब उनकी डेथ हो गई कुशीनगर में। ओके, और बुद्ध जो है ना, मतलब वो बुद्ध क्या बताते हैं, बेसिकली बुद्ध ये बताते हैं कि जो हमारी लाइफ है ना, उसमें हम लोग फुल ऑफ सफरिंग, मतलब हम लोग सिर्फ सफ़र करते रहते हैं और हम हमेशा नाखुश रहते हैं अपनी चीज़ों से। ये किस लिए होता है, ये हमारी ही वजह से होता है, क्योंकि हमारी इच्छा और इस चीज़ को पाने की डिज़ायर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम लोग जो अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाती तो भी हम बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और फुलफ़िल हो जाती है उसके बाद भी सैड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप छोटे थे, तो छोटे होंगे तो अपने अपने पेरेंट्स से ज़िद किए होंगे कि आप लोग को साइकिल चाहिए। आप लोग के पेरेंट्स आपको साइकिल ला के दे दिए। फिर उसके बाद अब आप थोड़े से बड़े हो गए, अब आप उसमें तो खुश हो गए। ओके, फिर थोड़े दिन बाद आपका एक और डिज़ायर आया
कि नहीं अब मुझे स्कूटी भी चलानी है तो मुझे स्कूटी भी सीखनी है। तो लोगों का ये जो डिज़ायर है ना वो ख़त्म नहीं होता है। अगर हमें वो चीज़ मिल भी जाती है ना उसके बाद भी जो है हम लोग को और भी ज़्यादा चीज़ों की इच्छा होती है जिससे जो है हम सफ़र करते रहते हैं और ना और जो है दुखी होते हैं। ओके। तो बुद्ध ने बताया कि इसे जो है ना थ्रस्ट कहते हैं या फिर हिंदी में हम इसे ताड़ना कहते हैं। ओके। लोगों का जो इच्छा है वो कभी नहीं मरता। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है ना वो बताते हैं कि लोगों का जो ये क्रेविंग है ना उसको हम लोग कुछ शांत रहकर या फिर उस इच्छा को ख़त्म कर कर अपनी लाइफ जो है ये सारी क्रेविंग को निकाल कर अपनी लाइफ को फुल ऑफ मतलब सफ़र नहीं करने दे सकते और इसको हैप्पीनेसली जी कर मर सकते हैं। ओके। और फिर वो बताते हैं और उनके इसके साथ-साथ वो ये भी बताते हैं कि हमें लोगों की इच्छा मतलब हमें लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें उनके साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। जितने भी लोग जो है जिनमें लाइव्स है मतलब जिनमें नहीं भी है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वो एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करने के लिए बोलते थे। और उसके बाद वो बिलीव करते थे कि ये सब जो कुछ है ना, वो हमारे कर्मा है। जैसे कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छे ही होगा, ऐसा उनका मानना था और वो जो है ये सब चीज़ों के बारे में सबको बताते हैं। तो बुद्धा जो है ना, जो ऑर्डिनरी पीपल जो वहाँ पे रहते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। तो वो जो है ना प्राकृत में ही लोगों को समझाते थे ताकि ये जो चीज़ें हैं वो उनको समझ में आ पाए। ओके। लोगों को वो एनकरेज करते थे कि वो अपने लिए सोचे, बहुत सोचे, ना कि जो वो जैसे मतलब वो जैसा बोल रहे हैं उसी को वो लोग एक्सेप्ट कर ले और फिर उसी में वो लोग जीने लग जाए। नहीं, वो बोलते थे कि तुम खुद से सोचो और खुद से जो है इसको अपनी लाइफ में लाओ, तभी जो है चेंजेस आपको नज़र में आएगी और आप लोग खुश हो जाओगे। तो देखो, ये जो है ना स्टोरी स्टोरी के मतलब थ्रू हम लोग समझेंगे कि बुद्ध के और क्या क्या विचार थे। तो ये एक स्टोरी दी हुई है। ओके। तो ये स्टोरी है किस्सा गौतमी की, जो कि बुद्ध की बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है। उसमें ये बताया गया कि वहाँ पे ना एक लेडीज़ थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी। तो उसका ना जो बेटा है ना वो मर जाता है। ओके। वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो बहुत रो रो के पूरे स्ट्रीट में आ जाती है और बोलती है कि स्ट्रीट में कि तुम लोग जो है मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दो, प्लीज़ मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दो। तो फिर वहाँ पे जो एक अच्छा आदमी होता है वो उसे बुद्ध के पास लेके जाता है। तो फिर बुद्ध बोलते हैं कि आप ना एक काम करो, आप मुझे पूरा जो मुट्ठी भर के एक मस्टर्ड सीड्स ला के दो, फिर मैं तुम्हारे जो बच्चे हैं उनकी जान में जान ला दूँगा। ओके, मतलब उनके में जान ला दूँगा। तो किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जाने लगती है। तो बुद्ध ना उन्हें उन्हें रोकवाते हैं और बोलते हैं कि देखो, सीड्स तो तुम लाओगी लेकिन एक शर्त पर कि मस्टर्ड सीड्स ऐसे घर से लाना जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई होगी। ओके। फिर किस्सा गौतमी खुशी खुशी चली जाती है। फिर वो बहुत सारे घरों में जाती है, डोर टू डोर जाती है, वहाँ पे सबको बोलती है कि मुझे सीड्स चाहिए। सीड्स तो उसे मिल जाते हैं लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की भी डेथ नहीं होगी। कहीं ना कहीं किसी के फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड आंट, ऐसे बहुत सारे लोग की डेथ हो चुकी होती है, जो मर चुके होते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं होता जहाँ पे मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं रहता जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई होगी। फिर किस्सा गौतमी आती है और वो समझ जाती है कि ये जो डेथ है वो लाइफ का सबसे बड़ा सच है। डेथ तो सबको मतलब फेस करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद वो चली जाती है। वो समझ जाती है कि अब जो है ये एक पार्ट है डेथ का और इसके बाद इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, हमें इसे सहन करना ही होगा। ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उपनिषद्स की। तो चलो उपनिषद्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब उसी टाइम में ना उपनिषद भी डेवलप हो रहा था। जैसे उपनिषद क्या होता है, उपनिषद एक वैदिक वैदिक जो टेक्स्ट है ना उसमें जैसे स्टूडेंट और मतलब जो स्टूडेंट है टीचर से सुनते थे, उनके पास आकर बैठते थे। फिर जो टीचर है वो बताता था स्टूडेंट्स को, फिर वो बताते थे, फिर स्टूडेंट्स से अपने माइंड में भरते थे। तो उपनिषद भी है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ पे भी जो टाइम के साथ साथ जो है थिंकर अपने जो और भी ट्राई करने लगे फिलोसफिकल क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। ओके। उसमें से जो कुछ कुछ लोग हैं वो ये जानना चाहते थे कि लाइफ के मतलब डेथ के बाद लाइफ है कि भी नहीं, और लाइफ है तो फिर क्या है। फिर और बाकी लोग जो है ना वो ये सोच रहे थे कि मतलब हम क्यों इतना सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर थे जिनके मन में ये सवाल आ रहे थे और ये उपनिषद में लिखे हुए इसके कुछ कुछ के आंसर। ओके। और कोई कोई लोगों का तो मानना था कि डेथ के बाद भी कुछ ऐसी परमानेंट चीज़ है इस यूनिवर्स में जो कि डेथ के बाद भी है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और इसका नाम आत्मा दिया गया या इंडिविजुअल सोल दिया गया या ब्रह्मांड दिया गया या फिर यूनिवर्सल सोल ऐसा नाम दिया गया। ओके। ये इनका मानना था कि जो आत्मा या फिर ब्रह्मांड है वो एक साथ ही है, मतलब इसका कभी अंत नहीं हो सकता। ओके। तो बहुत सारे जो आइडियाज़ थे वो जो उनके आइडियाज़ थे वो उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए हैं। ओके। फिर उसके बाद क्या उपनिषद, मैंने आपको बताया वैदिक टेक्स्ट है। और फिर उसके बाद उपनिषद का मीनिंग क्या होता है कि अप्रोचिंग इज सिटिंग नियर। इसका मतलब ये है कि लोग जो है आते थे और बैठकर उस जो
जो उनका जो गुरु है वो बताता था उसको वो लोग सुनते थे। और ये जो चीज़ें हैं वो कन्वर्जेशन के रूप में रिकॉर्डेड हैं, जो कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता था। कुछ आइडिया जो है सिंपली डायलॉग के फॉर्म में है। ओके। उपनिषादिक जो थिंकर थे ना वो स्पेशली मैन थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ब्राह्मण्स और राजा थे। और जो है ओकेशनली जो वुमेन्स थिंकर थे, जैसे कि सच एज़ गार्गी थी या पार्वती घोष और मैत्रेयी, तो ये लोग भी कुछ फेमस थिंकर थे, जो जिन्हें पढ़ना पसंद था, जिन्हें डिबेट में पार्टिसिपेट करना पसंद था। और जो पुअर पीपल थे ना, वो लोग बहुत कम इसमें पार्टिसिपेट करते थे, उनको अलाउड नहीं था। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जैसे कि सत्यकामा जबाला है, जो कि मतलब जिनकी मदर थी वो स्लेव थी, उनका नाम जबाली था, तो उनके ही नाम से उनका नाम सत्यकामा जबाला है। ओके। और उनको ना बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो जो है ना, मतलब रियलिटी के बारे में, मतलब उनको इच्छा थी कि रियलिटी के बारे में वो भी जाने। ओके। तो फिर उनका ये सब देखकर, जो उनका जो इतना जिज्ञासा है वो देखकर, जो क्यूरियोसिटी है वो देखकर, एक ब्राह्मण टीचर ने उन्हें अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया और उनका नाम गौतमा पड़ गया। ओके। और ऐसे एक और बहुत फेमस थिंकर हैं, और वो मतलब वो जो है ना, जो जबाला थे, जो सत्यकामा जबाला थे, वो उस टाइम के बहुत ही फ़ेमस बेस्ट नोन थिंकर बन गए थे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि बहुत फ़ेमस थिंकर थे, जैसे कि शंकराचार्य, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके। एक स्टोरी है यहाँ पे, जैसे उपनिषद में दिया जाता है, तो उसके फॉर्म में हम लोग समझेंगे कि कैसे उपनिषद में डायलॉग के फॉर्म में स्टोरी को बताया जाता था। और उसमें से ही सबसे ज़्यादा जो फ़ेमस जो उपनिषद है वो है छांदोग्य उपनिषद। तो ये स्टोरी है द वाइस बैगर की। ओके। बुद्धिमान जो बैगर रहता है, जो भिखारी रहते हैं ना, उसकी। ओके। तो शौनक और प्रातरीन जो थे ना, वो दो ऋषि थे, ऋषि मुनि। ओके। जो कि यूनिवर्सल सोल का बहुत ज़्यादा पूजा करते थे और उसको ही अपना मानते थे। ओके। तो यूनिवर्सल सोल के ऊपर उन लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो वो लोग ना एक दिन बैठकर कुछ खा रहे होते हैं, तो तभी ना एक भिखारी आता है और फिर वो बोलता है कि मुझे भी कुछ खाने के लिए दो। ओके। बैगर आता है। फिर उसके बाद वो लोग बोलते हैं नहीं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, ऐसा शौनक बोलता है। ओके। फिर उसके बाद ना जो बैगर बोलता है कि आप किसको वर्शिप करते हो। ओके। फिर जो अभिप्रातरीन होता है ना, वो बोलता है कि ना हम यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं। तो फिर वो जो बैगर होता है वो बोलता है इसका मतलब तो ये हुआ कि सारा चीज़ जो है यूनिवर्स ने बनाया है, जो सारी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनी हुई है वो सब यूनिवर्सल सोल की ही बनाई हुई चीज़ें हैं। तो फिर वो बोलते हैं हाँ ये तो है, ऐसा वो लोग सर हिलाते हैं। ओके। फिर उसके बाद वो बोलते हैं जब यूनिवर्सल सोल ने ही सब कुछ बनाया है, ये पूरे वर्ल्ड को उन्होंने फ़ील किया है, तो इसका मतलब मुझे भी उन्होंने ही फ़ील किया है, फिर मैं कौन हूँ, एक पार्टी तो हूँ ना वर्ल्ड का। फिर ऐसा वैगर बोलता है। फिर वो बोलता है कि हाँ तुमने तो बहुत सच बोला। फिर उसके बाद जो है ना, फिर वो जो सेज है वो उनको एक्चुअली में, जो वैगर होता है वो बोलता है कि जो आप ये जो फूड है उसको मुझे देने से मना करे, इसका मतलब अब यूनिवर्सल सोल को देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सल सोल ने मुझे बनाया और मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। तो फिर वो जो सेज है उनको रियलाइज़ होता है, और फिर कि ये जो बैगर है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, और फिर वो लोग जो उसके साथ शेयर करते हैं फूड को। ओके। तो इस तरीके से स्टोरी के फॉर्म में उपनिषद में कहानियाँ लिखी हुई है, जिसके थ्रू हम लोग उपनिषद को समझते हैं। और जो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जो वर्क कर रहे थे उपनिषद वगैरह पे, जो बहुत सारी चीज़ें, तो उनमें से एक जो फेमस जो स्कॉलर थे वो थे पन्नी। ओके। वो क्या थे, वो ना ग्रामर, जो संस्कृत में जो ग्रामर होता है वो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, और इस तरीके से अरेंज किया हुआ है बहुत ही स्पेशल ऑर्डर में, कि वो अलजेब्रा की तरह जो वोवल्स है और जो कॉन्सोनेंट्स है वो अलजेब्रा की तरह जो है अरेंज हुए हैं। ओके। और उन्होंने बहुत सारे रूल्स लिखे हैं ग्रामर के लिए, जो कि संस्कृत में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो संस्कृत का जो ग्रामर है वो पनिनी ने ही लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जैनिज़्म के बारे में है। जो लास्ट जो लास्ट और जो 24 थिंकर होते हैं ना जैनिज़्म के, वो होते हैं वर्धमाना महावीर। ओके। जो स्प्रेड करते हैं मैसेज को उनके टाइम में, जैसे कि बुद्ध का जैसे हुआ था, तो उसी टाइम पे ये भी जो है आए थे, मतलब उनसे पहले तो यही आए थे, लेकिन हम बुद्धिज़्म के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो ये जो है 2500 ईयर्स अगो पहले आए थे, और ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे। ओके। लिछाविस के, जो कि ग्रुप ऑफ पार्ट थे वर्जी संघ के, मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बताई थी वर्जी संघ के बारे में। तो ये भी वहाँ के एक प्रिंस थे, और एज ऑफ 30, जब ये 30 ईयर्स के थे ना, तब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और फॉरेस्ट में रहने चले गए थे। और 12 ईयर्स तक ये जो है अकेले, बहुत ही हार्ड और बहुत ही जो अकेला जो जीवन है वो वहाँ पे व्यतीत कर रहे थे। और उसके बाद में 12 साल के बाद में उनको जो है एनलाइटमेंट प्राप्त हो जाती है।
और वो बताते हैं जो उनका जो सिंपल सा जो उनका जो थॉट होता है, जो कि वो बताते हैं कि मैन और वुमेन जिनको इच्छा है सच जानने की उनके लाइफ के बारे में, तो उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें स्ट्रिक्ट जो है रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और उन्हें सबसे मेन उनको अहिंसा नहीं करना चाहिए, जिसका मतलब होता है जैसे कि हम किसी को मार देते हैं, कोई भी छोटा सा भी इंसेक्ट क्यों ना हो जाए या छोटा सा कोई चीज़ क्यों ना हो जाए, अगर हम उसे भी मार देते हैं तो वो जो होता है तो फिर तो वो इनके उसमें नहीं आता, तो ये उनका रूल में नहीं था, तो इन्हें अहिंसा से बिल्कुल दूर रहना है और सारे ह्यूमन जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनमें से उनको किसी को भी नहीं मारना है, ऐसा महावीरा का पाथ था। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो उनके जो टीचिंग्स है उसको ईज़िली जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं, और उनके फॉलोवर्स भी समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज में होते हैं, जो कि ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी उस टाइम पे, प्राकृत लैंग्वेज। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो प्राकृत लैंग्वेज है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, तो उसमें इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्राकृत लैंग्वेज मगध में बोली जाती थी उसको मगधी बोलते थे, और जो फॉलोवर्स होते थे ना महावीर के, उसे उनको जो है हम जैनिस बोलते थे। ओके, वो अपना सिंपल लाइफ जीते थे और उन्हें जो खाना खाना है वो भी उन्हें मांग कर खाना पड़ेगा, वो अपने से पकाकर नहीं खा सकते। ओके, उन्हें एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और सबसे मेन उन्हें किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करनी है। ओके, और उन्हें अविवाहित जीवन जैसे सेलिब्रेसी रहना पड़ेगा, जैसे कि जिसका मतलब होता है अविवाहित जीवन, उन्हें शादी नहीं करनी है, और जो मैन है उन्हें सब कुछ त्यागना होगा, उनको उनके कपड़ों के साथ उन्हें सब कुछ त्यागना होगा। ओके, उनको कपड़े भी नहीं पहनने हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो बहुत सारे जो लोग थे, जो मैन और वुमेन, इतना स्ट्रिक्ट था उनका रूल कि वो उसे फ़ॉलो नहीं कर पा रहे थे। फिर भी बहुत सारे जो लोग थे, जो थाउज़ेंड्स ऑफ लोग थे, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, सीखने के लिए, समझने के लिए, अपनी लाइफ़ को न्यू वे में जीने के लिए। बहुत सारे जो लोग थे इतना स्ट्रिक्ट रूल फ़ॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो है उन जो मॉन्क्स, जो नन्स वगैरह बन जाते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उन्हें फूड वगैरह देते थे। और जैनिज़्म जो है वो मेनली ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। फार्मर्स नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें जो है जो खेती करने के लिए उन्हें छोटे-छोटे जो कीड़े-मकोड़े थे उनको उन्हें अ जो उस खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें जो उन छोटे-छोटे जो इंसेक्ट थे उनको मारना पड़ता था। तो उनके लिए ये जो रूल है उसको फ़ॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और कुछ सालों बाद जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जो जैनिज़्म का था, बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये स्प्रेड हुई। जैसे कि गुजरात में गई, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे भी ये जैनिज़्म फैला। और जो टीचिंग्स थी महावीरा की और उसके जो फॉलो की, तो वो जो है उनके जो फॉलोवर्स, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं वो ट्रांसमिट होती थी ओरली, इसे लिखा नहीं गया था, इसे लोग पढ़ते नहीं थे। फिर कुछ सालों बाद, सपोज़ जैसे कि कुछ 1500 साल पहले ये चीज़ों को लिखी गई, और ये जो लिखी गई है ना, वो अभी जो प्लेस किया गया है वो वाला भी गुजरात में है, वहाँ पे इसे रखा गया है, लिखा गया है। ओके, पहले जो है ओरली ही ये सब चीज़ें पढ़ते थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है संघ के बारे में। अब देखो, जो महावीर और बुद्धिस्ट वाला जो जितना भी जो वे था लाइफ का, वो ये था कि सबसे पहले अगर आपको सच जानना है या फिर अपनी लाइफ को एक सिंपली वे में जीना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ओके, अगर आपको सच नॉलेज जो है, जो सच्चा नॉलेज उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर अब देखो, घर छोड़ देंगे फिर लोग जाएंगे कहाँ? जंगल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ओके, तो लोग जो है ना एक जो ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम लोग संघ बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे जाके सब लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके सब लोग, एक एसोसिएशन होता है, जो लोग घर छोड़ते हैं वो संघ में आके मिल जाते हैं। ओके, तो रूल्स जो बुद्धिस्ट संघ में थे वो लिखे गए हैं बुक में, जिसका नाम है विनय पिटका। ओके, पिटाका। तो फिर इसमें क्या है ना, इसमें ये बताया गया कि लोगों के अलग अलग ब्रांच होते थे, जैसे वुमेन और मैन के लिए अलग अलग ब्रांच होते थे, और सारे जो है मैन वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन जो चिल्ड्रन है अगर उनको ज्वाइन करना है तो वो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे, और अगर कोई स्लेव्स है तो वो अपने मास्टर से परमिशन लेंगे, और अगर किसी ने कर्ज़ लिया है तो वो जिससे कर्ज़ लिया उससे परमिशन लेंगे, तो अगर ऐसा, और वुमेन जो है अपने हस्बैंड से परमिशन लेंगे। वुमेन और मैन जो है ये सारे जो संघ को जॉइन कर सकते थे, और उसके बाद वाले सिंपल लाइफ जीते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका मेडिटेट करने में जाता था, वो सिटी विलेज में से घूमते रहते थे और अपने खाने के लिए बैक करते थे। फिक्स आवर होता था उनका, ऐसे कभी भी नहीं चले जाते थे वो लोग। फिर उसके बाद क्या होता था, इनको बोला जाता था भिक्षुक और भिक्षुकिंग्स, मतलब जो लोग संघ को ज्वाइन करते थे उनको ये बोलते थे। वो लोगों को चीज़ों के बारे में बताते थे, उन्हें सिखाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अगर कोई मीटिंग में से मान लो छोटा सा भी ऐसे बहस हो गया, तो उसको भी उसी संघ के अंदर में से
सुलझाया जाता था। और जो लोग संघ को जॉइन करते थे उसमें कोई भी हो सकता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, ऐसा कोई भी हो सकता था, इसमें किसी के लिए भी रोक-टोक नहीं थी। बहुत सारे जो पीपल थे जो वहाँ पे जो संघ को जॉइन किए थे, उन्होंने टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बताया और वहाँ पे बहुत सारे ज उनकी लाइफ़ कैसी थी, तो इस चीज़ को बहुत सारे पोएम्स के थ्रू भी बताया और डिस्क्राइब किया कि संघ में उनकी लाइफ़ कितने अच्छे से थी और कैसी थी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है विहार्स के बारे में। देखो, तो अभी मैंने बताई थी कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का आइडिया था, उसमें जो है लोगों को अगर सच जानना है, तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता था। फिर वो लोग अपना घर छोड़ देते थे और संघ बनाकर रहते थे। वो लोग पूरे साल जो है, पूरा जो अपनी लाइफ़ है, वो प्लेस टू प्लेस लोगों को टीच करने में और ट्रैवलिंग करने में बिताते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आता था, जैसे रेनी सीज़न, जहाँ उनको रुकना ही पड़ता था, कहीं न कहीं उनको शेल्टर लेना ही पड़ता था। तो रेनी सीज़न में वो लोग रुक जाते थे, क्योंकि उनको ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो जो उनके सपोर्टर्स होते थे ना, वो लोग ऐसे टेम्परेरी शेल्टर्स वगैरह बना देते थे, जैसे गार्डन में या फिर कोई नेचुरली हीली केव्स है, वहाँ पे वो लोग बना देते थे, ताकि वो जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वाले लोग हैं वहाँ पे रुक सकें रेनी सीज़न में। फिर ऐसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो फिर जो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, जो भिक्षुक और भिक्षुकीन्स के, वो लोग उनसे खुद हेल्प करने आते थे। जैसे कि अगर उन लोग को जो परमानेंट शेल्टर वगैरह और बनने लगे उनके लिए, मोनेस्ट्रीज़ बनने लगी उन लोग के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पे आके रुके। और इन मोनेस्ट्रीज़ को फिर विहार्स कहा गया, जहाँ पे ये लोग रुकते थे। ओके, जो पहले के जो विहार्स थे ना, वो वुड से बनते थे, उसके बाद वो ब्रिक से बनना चालू हुए। और कुछ-कुछ जो विहार्स है वो केव्स के, जैसे हील है, हिल को ऐसे डग करके उसके अंदर केव्स बनाते थे, स्पेशली ये वेस्टर्न इंडिया में होता था। उसके बाद जो है ना, बहुत सारे लोग जो है विहार्स में रुकने लग गए थे। और जो विहार्स के जो लैंड है, जो विहार बनाने के लिए दिया जाता था, वो मेनली डोनेट किया जाता था, जो कि रिच मर्चेंट्स करते थे, या फिर लैंड ओनर या फिर किंग जो है ये लैंड को डोनेट करते थे, जिसमें विहार्स बनते थे। फिर जो है लोकल पीपल आते थे। अब लोकल पीपल तो गिफ्ट नहीं कर सकते ना लैंड वगैरह, तो वो लोग गिफ्ट्स लेकर आते थे, जिसमें फूड होता था, क्लॉथ होता था, मेडिसिन्स होते थे वो लोगों के लिए। फिर इन रिटर्न वो लोग जो है ऑर्डिनरी पीपल को शिक्षा देते थे। ये सेंचुरीज़ तक चलता गया और बहुत सारा जो बुद्धिज़्म का आइडिया है वो बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में फैलता गया। एक न्यू फॉर्म आया बुद्धिज़्म का, जिसको महायाना बुद्धिज़्म बोला गया। ये अब डेवलप हो चुका था। ओके, इसका मेन फीचर ये था कि जो बुद्धिज़्म का जो प्रेजेंस है, वो पहले बताया जाता था सिंबल के टाइप में, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, या फिर कोई साइन हो गया, इस तरीके से। फिर कोई एनलाइटमेंट वाली साइन हो गई। तो इस तरीके से जो साइंस के रूप में बुद्धिज़्म को बताया जाता था। लेकिन उसके बाद जो है, अब बुद्ध का जो है, अब स्टैचूज़ बनना चालू हो गया था मथुरा में। जैसे कि तक्षशिला और मथुरा में स्पेशली जो बुद्ध के स्टैचूज़ है वो बनना चालू हो गए थे। और बहुत सारे जो एक नया चेंज आया, एक नया बिलीफ आया बुद्ध, जिसका नाम था बोधिसत्व। इसमें क्या होता है, लोग जो है जो पर्सन है, जिसको जो एनलाइटमेंट प्राप्त हो चुकी है, वो क्या करते थे, वो लोग अब ऐसे ही मेडिटेट ना करते हुए लोगों को कंप्लीट मतलब आइसोलेशन में रखते थे ना, पहले वो लोग अपने आप को मेडिटेट करते थे पीस में। तो अब वो लोग ऐसा नहीं करते थे। अब वो लोग जो है, उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई है, तो वो जो है लोगों को इसके बारे में बताते थे, वर्ल्ड को टीच करते थे कि उन्होंने क्या सीखा, और दूसरों की मदद करते थे। ओके, तो ये जो बुद्धिसत्व का जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत सारे जगह में फैलने लगा, जैसे कि सेंट्रल एशिया, चाइना, फिर बाद में कोरिया और जापान में भी ये आइडिया जाने लगा। बुद्धिज़्म जो है पूरे वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में पूरा फैल चुका था, जहाँ पे बहुत सारे केव्स बनना चालू हो गए थे, बहुत सारे जो हील है उसको डग करना चालू कर दिए थे, जिससे जो है इनके लिए केव्स विहार्स बना पाए, जहाँ पे भिक्षुक जो है रह पाए। बुद्धिज़्म का आइडिया साउथ ईस्ट वर्ल्ड में भी फैलने लगा, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, और कुछ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जैसे इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, यहाँ पे भी बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। और जो लेटर जो ओल्डर फॉर्म थी ना त्रिवेदा बुद्धिज़्म की, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी इन एरिया में। ओके, इसके बाद एक यहाँ पे एक छोटा-सा ना स्टोरी टाइप का दिया हुआ है, मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ आश्रम में। जैसे कि अब हम लोग तो विहार्स के बारे में पढ़ लिए, जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लिए विहार्स बनाया जाता था, जहाँ पे वो लोग रुकते थे। नेक्स्ट जो है, जो हिंदूज़ रिलीजन है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा था रिलीजन का, जिसका नाम अब जहाँ पे वो लोग रहते थे उसका, अब वहाँ पे जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म रहते थे, उनको तो विहार बोला गया, लेकिन जहाँ पे हिंदुज़्म वाले रहते थे वहाँ पे उसको आश्रम बोला गया। आश्रम का मतलब होता है कि स्टेज ऑफ लाइफ। आश्रम जो है ना, 4 स्टेज में मेनली डिवाइड है। ओके, ब्रह्मचार्य, जो मतलब ऐसे स्टेजेस हैं जिसमें लोगों को जाना पड़ता है।
तो हिंदूज़ ने अपने हिसाब से 4 स्टेजेस में लाइफ़ को डिवाइड कर दिया किसी भी इंसान के, जिसमें सिंपली 4 स्टेज ऑफ लाइफ़ है। फर्स्ट हम लोग ने देखी कि ब्रह्मचार्य है, सेकंड है गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। ओके, इसमें क्या होता था, जैसे ब्रह्मचार्य में उन लोग का मतलब बिलीव था कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो 4 स्टेज में डिवाइड होती है। जैसे ब्रह्मचार्य में, जैसे कि फैमिली स्टार्ट करने के पहले, जैसे उन लोग एजुकेशन मतलब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं, ओके, बचपन से बड़े होते तक एक एज जब उनकी शादी नहीं हुई रहती है। और गृहस्थ मतलब क्या होता है, जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनको अपना घर संभालना होता है। और वानप्रस्थ मतलब जहाँ पे लोग जो है फॉरेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके मेडिटेट करते हैं। और लास्ट जो है संन्यास है, जहाँ पे लोग संन्यास लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से उनका जो है जो लाइफ है वो डिवाइड था इन 4 स्टेज में। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा वो है जिसको हम लोग बोलते हैं पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिम्स क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। अब पिलग्रिम्स क्या होता है, पिलग्रिम्स ये होता है जैसे कि मैन और वुमेन जो है जर्नीस जो बहुत जो जैसे कि वर्शिप वाले प्लेस थे, होली प्लेसेस थे, ओके, जिसमें लोग जो है मंदिर वगैरह में जाते थे, यात्रा वगैरह करते थे, तो वर्शिप करने के लिए, जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह बोलते, तो उसी को पिलग्रिम्स बोलते। तो मैन और वुमेन करते थे। तो बेस्ट नोन जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे वो फायान थे, जो कि आए थे सब कॉन्टिनेंट में 1600 ईयर्स अगोर पहले। और जो सैनजेंग थे, ओके, वो उनके बाद आए थे, जैसे कि 1400 ईयर्स अगो। और आइकोइंग थे, जो कि जो सैनजेंग थे उनके 5 साल 50 साल बाद आए थे। ओके, तो वो ऐसे प्लेसेस में आते थे, वहाँ पे रहते थे, बुद्ध की लाइफ के बारे में जानते थे। और जो फेमस मोनेस्ट्रीज़ थे वहाँ पे जाके वो लोग उस चीज़ों को जानते थे, उनके बारे में पढ़ते थे। और जो सारे जो पिलग्रिम्स थे, उन्होंने जब वो इंडिया आए और बुद्धिस्ट के बारे में जाने, तो उन्होंने बहुत सारे जो अकाउंट है सॉरी, उसको वहाँ पे उन्होंने छोड़ा, उनकी जर्नी को उन्होंने बताया कि वो कैसी जर्नी थी, कितना डेंजरस था उन लोग के लिए बताया। मतलब उन्होंने लिखा कि कितना डेंजरस था उनके लिए यहाँ पे आना और ट्रैवल करना। और अपने साथ वो लोग बुक भी लेकर आते थे, और कुछ कंट्रीज़ में उन्हें जाने के लिए, मोनेस्ट्रीज़ में जाने के लिए उन्हें तो कई साल लग जाते थे। और फिर वहाँ से कुछ बुक्स जो है यहाँ पे लाके जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे वो लोग लाते थे। अब नालंदा के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि जो सैनजंग थे, ओके, वो आए थे यहाँ पे अपने पिलग्रिम्स, बहुत सारे पिलग्रिम्स के साथ वो लोग भी आए, वो भी यहाँ पे आए थे और वो स्टडी कर रहे थे नालंदा में, जो कि बिहार में है, जो कि उस टाइम का बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ में से एक था। उन्होंने वहाँ पे बताया, अब जो अकाउंट उन्होंने लिखा है उसमें से हमें पता चलता है कि उन्होंने बताया कि जो टीचर्स थे वो बहुत ही हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट के थे, जो कि मैन थे। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे। वो लोग बुद्ध की टीचिंग को बहुत ही सिंसियरिटी से फॉलो करते थे, और पूरे जो रूल है मोनेस्ट्रीज़ के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। और उन्हें सबको जो है फॉलो करना पड़ता था, ऐसा कोई नहीं जो फॉलो नहीं कर सकता, उन्हें सबको फॉलो करना पड़ता था। वहाँ पे हर दिन जो है, हर दिन और रात वहाँ पे डिस्कशन चलते रहते थे, और जो यंग ओल्ड मैन हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते थे। ओके, और सारे जो है मैंने वो एक दूसरे से लड़ते थे। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिटी से आए थे वो लोग अपने डाउट को सेटल करने के लिए। और जो गेट कीपर था वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, जैसे वहाँ पर का गेट कीपर था वो किसी को भी अंदर जाने से पहले क्वेश्चन पूछता था, और अगर क्वेश्चन का जो आंसर देता था वही अंदर जा सकता था। और हर 10 में से 7-8 लोग तो आंसर दे ही नहीं पाते थे। ओके, तो जो आंसर देता था वही सिर्फ अंदर जा सकता था। तो देख सकते हो कि नालंदा उस टाइम का कितना टैलेंटिंग जो है, नॉलेज नॉलेज से पूरा भरा हुआ एक यूनिवर्सिटी रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।